एवरीवन, हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसके भाग 1 की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। पार्ट 1 बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इसमें आते हैं आर्टिकल 1 से 4 तक पार्ट 1 में आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 कहता है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। तो जो आर्टिकल 1 है वो दो बातें डिफाइन करता है। पहला है नेम ऑफ कंट्री और दूसरा है नेचर ऑफ पॉलिटी। सबसे पहले कि जो हमारा देश है उसका नाम क्या होगा, तो नाम में इसमें बताया गया इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया दैट इज भारत। ये हमारा ऑफिशियल नेम है जो कि हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और दूसरा बात करता है नेचर ऑफ पॉलिटी, यानी कि इसकी नेचर कैसी होगी। तो नेचर है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे दो टर्म आती हैं, एक है यूनियन ऑफ स्टेट्स और दूसरी आती है फेडरल ऑफ स्टेट्स, फेडरल ऑफ स्टेट्स। तो हम एग्जांपल ले, यूनियन ऑफ स्टेट हो गया इंडिया में और फेडरल ऑफ स्टेट्स है यूएसए में। यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या है कि पहले हमारा भारत देश बना है, पहले भारत देश बना है उसके बाद उसके अंदर स्टेट्स बने हैं। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में पहले स्टेट्स बने हैं और उन्होंने स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके यूएसए को बनाया है। जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पहले हमारा पूरा भारत देश बना है उसके बाद उसमें स्टेट्स बने हैं। तो ये क्या हो गया, इंडिया इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम मिलके एक देश बनाते हैं। भारत एंशियंट टाइम से ही एक कंट्री के रूप में रहा है और उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स रहे हैं। तो जब स्टेट्स के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है कि हम मिलके एक देश बनाते हैं, तो इनके पास कोई राइट नहीं है, इनके पास भारत से बाहर जाने का कोई राइट नहीं है। यानी कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि हमें भारत से अलग होके किसी दूसरे कंट्री में मिलना है या हम एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, तो ऐसा राइट हमारे स्टेट्स के पास नहीं है। तो भारत क्या है, भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। जबकि यूएसए क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनको हम उनकी बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, उनसे हम एक नया राज्य बना सकते हैं, जैसे कि तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो ये हम अपने स्टेट्स में चेंजेस कर सकते हैं। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में आप स्टेट को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो भी इनडिस्ट्रक्टेबल है और जो उनका यूनियन बनता है वो भी इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो आई होप कि आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरल ऑफ स्टेट्स में अंतर समझ में आया होगा। फिर आर्टिकल 1 बताता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की टेरिटरी क्या होगी। सबसे पहले स्टेट्स, तो अभी वर्तमान में हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। और दूसरा है यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी है हमारी 8। और उसके बाद अगर कोई अदर ऑक्यूपाइड टेरिटरी है इंडिया के पास तो वो भी इसमें आता है। अदर ऑक्यूपाइड टेरिटरी की हम बात करें तो जैसे कि भारत किसी दूसरे देश पे हमला करके कोई उसका क्षेत्र अधिग्रहित कर ले या किसी से खरीद ले, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लें अलास्का। तो अलास्का क्या पहले रशिया का पार्ट था, उसके बाद यूएसए ने रशिया से अलास्का को खरीद लिया, अभी ये अलास्का जो यूएसए की टेरिटरी में आता है। तो ऐसे ही इंडिया भी कर सकता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आ जाएगा, स्टेट्स प्लस यूटी प्लस यदि कोई अदर ऑक्यूपाइड टेरिटरी है तो वो इंडिया की टेरिटरी में आ जाएगी। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में फर्क है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स प्लस यूटी और अदर टेरिटरी आएंगी, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आएंगे।
सिर्फ स्टेट्स आएंगे, इसमें यूटी भी नहीं ऐड होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 1। उसके बाद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 और 3 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 2 बताता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जो कि भारत का भाग नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नया स्टेट हम इंडिया में जोड़े जो कि उसका पहले पार्ट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ले हम सिक्किम का। सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, ये चोग्याल्स के पास था सिक्किम, और इसको 1975 में इंडिया में ऐड किया गया है। तो सिक्किम को कौन से आर्टिकल के तहत इसको भारत में शामिल किया गया, वो था आर्टिकल 2। तो इसको हमने आर्टिकल 2 के तहत भारत में जोड़ा है। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के ये पावर है, पास ये पावर है कि वो कोई भी नया स्टेट भारत के बाहर से अगर कोई टेरिटरी इंडिया में मिलाती है तो वो आर्टिकल 2 के अंडर पार्लियामेंट उसको मिला सकती है। उसके बाद आर्टिकल 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो स्टेट हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, उनकी बाउंड्री में चेंज करना हो या किसी एक स्टेट को 2 स्टेट में डिवाइड करना हो, तो उसकी बात आर्टिकल 3 में कही गई है। तो इसमें आ जाएगा कि किसी भी स्टेट को डिवाइड करके कोई नया स्टेट बनाना हो, या किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, या एरिया डिक्रीज या इंक्रीज करना हो, या बाउंड्री में कुछ चेंज करना हो, तो वो आता है आर्टिकल 3 के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों ही न्यू स्टेट्स की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 2 तो उन स्टेट्स की बात करता है जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है और उनको इंडिया में मिलाया जा रहा है, तो वो आते हैं आर्टिकल 2 में। और जो इंडिया का पार्ट है उनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो होंगे आर्टिकल 3 के अंदर। तो आर्टिकल 3 में कोई भी स्टेट है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसके प्रोसीजर के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले बिल लाया जाएगा। कोई भी एक्ट बनाना है या कोई भी स्टेट में हमें कुछ चेंज करना, सबसे पहले बिल आएगा। तो बिल हम पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी हाउस में बिल लाया जा सकता है। और बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल जरूरी है। प्रेसिडेंट की हमें प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल लेके बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट से प्रायर अप्रूवल ले ली, उसके बाद जो बिल है वो सबसे पहले भेजा जाएगा स्टेट असेंबली को, यानी कि जो भी राज्य है उसमें चेंज करना है तो उससे जो भी राज्य अफेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि उसे 2 राज्य इफेक्ट हो, 3 राज्य इफेक्ट हो, तो उनके सब में स्टेट असेंबली में ये बिल भेजा जाएगा। जैसे कि हम अभी आंध्रा की बात करें तो आंध्रा की बात कर लेते, जैसे आंध्रा से तेलंगाना बनाना था तो सबसे बिल लाए, बिल प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाया, फिर प्रेसिडेंट ने आंध्र प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल भेजा। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल गया, उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो उसको अप्रूवल दे दे, दूसरा वो उसको अप्रूवल ना दे, और तीसरा होता है कि वो कुछ भी ना कहे, यस नो कुछ नहीं कहे, वो अपने पास उसको बिल को पेंडिंग रख ले। लेकिन इसमें ये है कि इनमें इनके पास टाइम फिक्स होता है। अगर प्रेसिडेंट जब स्टेट असेंबली के पास बिल भेजते हैं तो उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन में ये बिल पे अपनी सहमति या असहमति देके इसको रिटर्न करना है। अगर आप इस पे कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा, यस माना जाएगा। तो ये बात होगी स्टेट असेंबली की। तो यानी कि इनके वो एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां से बिल वापिस आएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करना होता है।
सिर्फ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जो इस पे साइन कर देंगे। प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये रिकंसिडरेशन के लिए क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि बिल लाने से पहले ही उनसे अप्रूवल ले लिया गया था प्रेसिडेंट से, तो वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, आप इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 50% से ज्यादा अगर इस बिल पे सहमत हैं तो उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। तो ये बात हम सारी कर चुके हैं कि बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी हाउस में किया जा सकता है और प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट जो है वो इसको स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेगा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में इसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है बिल पे। और स्टेट असेंबली से पार्लियामेंट में बिल वापस आने के बाद सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कर दिया जाता है और इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है और प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 3 की बात। आर्टिकल 4 की हम बात करें तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि अभी हमने जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पढ़े, अगर इनमें पार्लियामेंट कोई चेंज करती है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368 सॉरी। तो हमारा जो आर्टिकल 368 है उसमें क्या बताया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा उसका प्रोसेस इसमें बताया गया है। आर्टिकल 368 कहता है कि 2/3 मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। यानी कि अगर हम संविधान में कोई भी बदलाव कर रहे हैं, कोई भी संशोधन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अंडर आर्टिकल 368। जबकि आर्टिकल 2 एंड 3 में ऐसा नहीं था। इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके इनमें चेंजेस कर सकते हो। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 और शेड्यूल 1 और 4, शेड्यूल 1 और 4 अगर इनमें कोई चेंजेस किया जा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब इसमें एक केस आता है बेरूबाड़ी केस 1960। तो बेरूबाड़ी केस एक्चुअल में था क्या कि जब भारत का बंटवारा किया गया था तो बेरूबाड़ी बांग्लादेश और इंडिया के बाउंड्री रीजन पे था। तो उसको लेकर उसमें डिस्प्यूट था। जब इसका डिवीजन किया गया भारत और उसका पाकिस्तान का, तो जो बेरूबाड़ी था वो इंडिया के टेरिटोरियल रीजन में नहीं लिखा गया था। तो ये एक डिस्प्यूट का रीजन था। पाकिस्तान इस पे अपना दावा कर रहा था कि जो बेरूबाड़ी है वो हमारा टेरिटोरियल रीजन है। तो ये डिस्प्यूट था, तो ये डिस्प्यूट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें डिसीजन दिया गया कि कोई भी इंडियन टेरिटरी है और वो आप किसी फॉरेन कंट्री को देना चाहते हो। इसमें यह था कि बेरूबाड़ी केस में गवर्नमेंट कह रही थी कि ठीक है, इसको हम पाकिस्तान को दे देते हैं। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान को इसको देने के लिए तैयार थी। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि कोई भी इंडियन टेरिटरी है और वो आप किसी फॉरेन कंट्री को देना चाह रहे हो तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए आप उसको नहीं दे सकते हो। तो बेरूबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो किया गया नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960, यानी कि 9वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें जो बेरूबाड़ी था वो पाकिस्तान को दे दिया। और इसमें फिर उसके बाद 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक डिसीजन दिया। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोई भी लैंड डिस्प्यूट है या बाउंड्री डिस्प्यूट है
इंडिया और किसी पड़ोसी देश के बीच में, तो उनको जो हमारी पार्लियामेंट है वो एक्ट बना के उसमें सेटलमेंट कर सकती है। यानी कि कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट है अगर, तो उसमें पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो उसमें अपने बिहाफ पे एक्ट बना के उसमें चेंजेस कर सकती है। तो 1960 में तो कहा था कि कोई भी टेरिटोरियल रीजन है वो फॉरेन कंट्री को नहीं दिया जाएगा बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के। लेकिन 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके उसमें सेटलमेंट कर सकती है। लेकिन इसमें यह कहा गया कि ठीक है, आप बाउंड्री में चेंजेस कर रहे हो या कोई रीजन किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हो, तो उसको सेटलमेंट करने के लिए जो हमारा इंडिया का जो जितनी भी बाउंड्री है, जितना भी एरिया है, तो जो एरिया है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो भारत का एरिया है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितना आप दूसरी कंट्री को दे रहे हो उतना वापस आप अगर ले रहे हो बराबर है तो उसमें आप ये अपने बिहाफ पे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आया 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। इसमें ये था कि जैसे ये हमारा बांग्लादेश हो गया और इधर इंडिया है, तो इसमें कुछ रीजन यहाँ पे जैसे ये एनक्लेव थे, ये बाउंड्री रीजन में तो थे बांग्लादेश के, लेकिन ये इंडिया के हैं। और कुछ टेरिटोरियल इसके बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव थे जैसे कि ये हमारे इंडिया में थे। अब ये है तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर, लेकिन ये वाले पार्ट किसके हैं? ये बांग्लादेश के हैं। जबकि ये वाले पार्ट किसके हैं? ये इंडिया के हैं और बाउंड्री में आ रहे हैं बांग्लादेश की। तो इनको गवर्न करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि सरकार को कोई भी काम करना है इस वाले रीजन में तो बहुत दिक्कत होती है। इसमें काम करने के लिए आपको पहले बांग्लादेश की गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ तक सड़कें लानी है, बिजली पहुंचानी है, तो सबके लिए बहुत परेशानी थी। और एक उसमें दिक्कत ये थी कि ये वाले पार्ट बांग्लादेश के हैं, तो इनमें इंटर बाउंड्री दिक्कत हो रही थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे। तो अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें बहुत सारे बांग्लादेश के लोगों ने माइग्रेट किया हुआ है। तो ये वाला डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए ये 100वां संविधान संशोधन लाया गया। तो इसमें क्या किया गया? इसमें 111 एनक्लेव 111 एनक्लेव थे बांग्लादेश के इंडिया में, जो कि बांग्लादेश को दे दिए गए। और ये जो 51 एनक्लेव थे, यानी कि इंडिया में जो बांग्लादेश के एनक्लेव आ रहे थे वो थे 51, और ये जो हमारे बांग्लादेश में थे वो 111। तो ये वाले बांग्लादेश को दे दिए और ये जो 51 थे वो बांग्लादेश ने इंडिया को दे दिए। तो ये था हमारा 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसमें अगर और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।